वो हिंदुस्तान का एक गांव था, लेकिन शहर बन गया था। उस शहर के थाने का इंचार्ज था। आधी रात के करीब इत्तेफाक से थाने में मौजूद था। एक काम खत्म करना था। एएसआई हेडक्वार्टर गया हुआ था। वो काम तकरीबन खत्म कर चुका था, घर जाने की तैयारी कर रहा था। थाने के अहाते में एक घोड़ा दाखिल हुआ। उसकी रफ्तार बता रही थी कि सवार जल्दी में है। वो बरामदे के करीब आकर घोड़े से उतरा और वो अधेड़ उम्र का ये आदमी लिबास और साफ सुथरी पगड़ी से खुशहाल देहाती लगता था। उसने बताया कि वो अपने किसी काम से एक गांव से अपने गांव वापस जा रहा था। ये दोनों गांव शहर के मजाफात में थे। ये आदमी शहर से 2-2.5 फरलांग दूर से खेती में से गुजर रहा था। उसने एक आदमी को जमीन पर पड़े देखा। उस सवार के पास टार्च थी। आदमी अक्ल वाला मालूम होता था। उसने घोड़े से उतरकर बगैर टार्च की रोशनी में जमीन पर पड़े हुए आदमी पर नजर डाली। उसके कपड़े खून आलूद थे। सर से भी खून बह रहा था। जख्मी था, मरा हुआ नहीं था। उसके दोनों बाजुओं की हरकत उस सवार ने देखी। घोड़सवार ने इस ख्याल से घोड़े से उतरकर उस जख्मी को ना देखा कि पुलिस लाश या बेहोश जख्मी के करीब खुरे देखा करती है। अगर ये आदमी उतरकर करीब चला जाता तो मुल्कों के खुरे मिट जाते। ये आजादी से पहले की वारदात है। उस वक्त कानून का एहतराम कराया जाता था। लोग पुलिस की मदद करते थे। किसी को जरा से भी सराग का इल्म होता तो वो खुद आकर थाने में ना आता तो किसी कांस्टेबल को या नंबरदार वगैरह को बता देता था। आजकल तो ये हालत है कि दिन दहाड़े मोहल्ले या सड़क से लड़ाई उठा ली जाती है। कोई किसी को चाकू या छुरी मारकर भाग जाता है। रात को सड़क पर लाश या जख्मी नजर आ जाए तो कोई आदमी गवाही नहीं देता। ऐनी शाहद भी कह देते हैं कि वो वहां मौजूद ही नहीं थे। सब शहरी पुलिस के रवैये और नीयत से डरते हैं। आजकल जराइम की जो भरमार है उसकी वजह सिर्फ ये है कि पुलिस और जराइम पेशा अफराद के ताल्लुकात की नोयत कुछ बदल गई है। ये घोड़सवार अपने गांव को जा रहा था, लेकिन उसने अपना फर्ज समझा कि पुलिस को इतला देकर एक जुर्म सरजद हुआ है। मैंने उसी वक्त घोड़ी मंगवाई। हेड कांस्टेबल 2-3 कांस्टेबलों के साथ लिया। इतला लाने वाले के साथ मौका वारदात पर चला गया। मैंने चलने से पहले एक कांस्टेबल को खोजी के घर भेज दिया था। खोजी के आने तक मैंने खुद टार्च और 2 लालटेनों की रोशनी में खुरे देखने चाहे। तो ये था कि सबसे पहले जख्मी को उठाकर अस्पताल भेजना, लेकिन मुझे खुरों का ज्यादा ख्याल था। मैं कच्ची और धूल वाली जमीन कच्ची और धूल वाली थी। साफ पता चलता था कि यहाँ 2 या 3 आदमियों की लड़ाई हुई है। मुझे कुछ खुरे साफ नजर आ रहे थे। एक कांस्टेबल को एक आदमी की तरफ दौड़ाया कि 4 पाई और 2-4 आदमियों का बंदोबस्त करके लाए। मुझे जख्मी के जिस्म में कुछ हरकत नजर आ रही थी। 4 पाई तक आने तक मैंने जो खुरे देखे थे उनके गिर्द छड़ी से गोल दायरे बना दिए थे। 4 पाई और कुछ आदमी आए और उनके साथ साथ खोजी भी आ गया। जो खुरे मैंने देखे थे वो एक तरफ थे, और इतना तो मैं भी देख सकता था कि खुरे आए और उधर से ही वापस चले गए। खुरों से बचते हुए ये आदमी आगे हुए और जख्मी को उठाकर 4 पाई पर डाला। मैंने नजरी मुआयना किया। एक जख्म सर पर सामने उसके इस तरह था कि उसने दाएं आंख और पेशानी को काट दिया था। एक लंबा जख्म एक कंधे पर था जिसने हंसली काट दी थी। ऐसा ही एक जख्म पीठ पर शोल्डर के दरमियान था। ये तमाम जख्म कुल्हाड़ी से मालूम होते थे। जिस्म का खून खत्म होने को था। जख्मी का रंग लाश की तरह हो चुका था। मैंने जख्मी को हेड कांस्टेबल के साथ अस्पताल भिजवाया और हेड कांस्टेबल से कहा कि डॉक्टर से कहना कि मुझे नजरी बयान लेना है। 4 पाई लाने वालों ने जख्मी को पहचान लिया था।
मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि वो उसके घर इतला दे और वो लोग अस्पताल पहुंच जाएं। 2 कांस्टेबलों को मैंने खोजी के साथ छोड़ा। टार्च लालटेन उन्हें दे दी। मुझे चूंकि नजरी बयान लेना था, जख्मी आखिरी दमों पर था, इसलिए घोड़ी पर सवार हुआ और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। जो आदमी इतला लाया था उससे उसका नाम पता पूछकर मैंने फारग कर दिया और उससे कहा कि अल सुबह थाने आ जाए। मैं जख्मी के पीछे पीछे ही अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर अस्पताल के अहाते में सरकारी मकान में रहता था। वो कांस्टेबल के साथ आया। मैंने उससे कहा कि जख्मी को नज़ी बयान के लिए होश में लाना जरूरी है। डॉक्टर ने उसी वक्त जख्मी को अंदर ले जाकर अपना काम शुरू कर दिया। उसने जख्मी की हालत देखकर मुझे बताया कि जख्म तो गहरे हैं, लेकिन उनमें मोहलक जख्म एक भी नहीं है। खोपड़ी जरा सी फ्रैक्चर है। अगर इसे मरना हुआ तो खून की कमी से मर जाएगा। खून खतरनाक हद तक कम हो गया है। डॉक्टर ने कहा ताज़ा खून मिल जाए तो ये जल्दी होश में आ जाएगा। डॉक्टर ने जख्मों की लंबाई और गहराई पर मैच की। ये कवायद अदालत में बेहद जरूरी होते हैं। उसके बाद डॉक्टर जब मरहम पट्टी कर रहा था तो जख्मी के खानदान के कई अफराद आ गए। 5-6 मर्द थे, 3-4 औरतें थीं। मर्दों में से एक का तो बाप था, एक बाप था, 2 भाई थे, बाकी चचाजाद मामूजाद। औरतें वावेला कर रही थीं। मर्द बहुत परेशान थे। उन सब ने मुझे घेरे में ले लिया। मैंने उन्हें कहा कि सबसे पहले जख्मी को खून दो। जख्मी के तमाम लवाहकीन, क्या मर्द क्या औरतें, खून देने के लिए तैयार हो गए। मरहम पट्टी और खून देने वालों के ग्रुप मालूम करना और खून देना कई घंटों में मुकम्मल होने वाले काम थे। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इसमें थी कि जख्मी बयान देने के काबिल हो जाए। मुझे एहसास था कि जो मिनट गुजरता है वो मुल्ज़िम या मुल्ज़िमों को मुझसे दूर ले जाता है। जख्मों की नोयत बता रही थी कि किसी ने इंतकामी वार किया है। ये रहदनी की वारदात नहीं थी। जख्मी की उंगली में सोने की बदली अंगूठी थी। उसकी जेब में पैसे भी थे। रहजन अपने शिकार को डराने के लिए अगर वार करें भी तो वो कत्ल नहीं किया करते थे। वो कुल्हाड़ी के एक ही ज़र्ब को काफ़ी समझते थे। जब जख्मी का बाप उसके भाई खून दे चुके तो मैंने जख्मी के बाप को अलग बैठा लिया। डॉक्टर ने अभी जख्मी से डॉक्टर अभी जख्मी को फारग नहीं किया था। उसने अंदर से इतला भिजवाई थी कि जख्मी अगले 10-11 बजे तक होश में आ जाएगा। अगला रोज शुरू हुआ। अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बूढ़े बाप से पहला सवाल वही किया कि जो इस किस्म की वारदातों में किया जाता है, यानी आपकी कोई दुश्मनी। बाप सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कुछ ऐसा जवाब दिया जैसे दुश्मनी है भी और नहीं भी। मैंने उससे कहा कि मुझे 2 टोक जवाब दो। दुश्मनी है तो मुझे साहब बताएं किसके साथ है, नहीं तो साहब बताएं कि किसी के साथ नहीं है। आपके बेटे पर किसी ने कातलाना हमला किया है, ये सिर्फ दुश्मन किया करते हैं। मेरा बेटा किसी के साथ दुश्मनी रखने वाला नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने आपसे आपके बेटे के चाल चलन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। आपने गोल मोल से जवाब ने मुझे शक में डाल दिया है। जो बातें मुझे दूसरों से बाद में पता चलेंगी तो वो आपकी जुबान से मुझे अभी बता दें। पर्दा ना डालें वरना हो सकता है कल आपके किसी और बेटे पर ऐसा ही वार हो जाए। दुश्मनी इतनी सी थी, 1 साल हुआ मेरे बेटे ने अपने बीवी को तलाक दी थी। बाप ने कहा उनके साथ हमारी बोलचाल और दुनियादारी तो हम तलकात बिल्कुल खत्म है। क्या लड़की वालों ने उस वक्त या फिर कभी आपको कोई इंतकाम की धमकी दी थी? धमकियां तो उन्होंने बहुत दी थी, उसने जवाब दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम्हारी जवान बेटी को हम उठवा लेंगे। ये धमकियां आपको कब तक मिलती रहीं? कोई 5-6 महीने तक, उसने जवाब दिया। इसके बाद वो लोग खामोश हो गए। क्या उस लड़की से कहीं दूसरी शादी हो गई है? नहीं, उसने जवाब दिया। उसके घर वाले उसकी शादी फौरन करना चाहते थे, लेकिन सुना है कि लड़की ने इनकार कर दिया है। तलाक की वजह क्या थी? लड़की अच्छी नहीं थी, उसने जवाब दिया। बड़े मियाँ मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर आस्था से हिलाते हुए बोला, मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि मुझे जो भी जवाब दें सोच समझ कर दें और मुझे गुमराह करने की कोशिश ना करें।
अब आप कहेंगे कि आपका बेटा बड़ा अच्छा नेकोकार था, तो मैं तस्लीम नहीं करूँगा। मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुन रहा, तफ्तीश कर रहा हूँ। मुझे तलाक की सही वजह बताएं। अगर आप उस वक़्त किसी ज़हनी कैफ़ियत में नहीं तो मुझे ठीक-ठीक जवाब दे सकें तो मुझे बता दें। मैं भी इंसान हूँ, मुझे एहसास है कि इस वक़्त आपको मैं नहीं बल्कि अपना बेटा नज़र आ रहा है। उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जिनमें बेबसी, गम था, उसके आंसू बह निकले। मैंने उससे कहा कि वो अपने बेटे की खैरियत की खबर का इंतज़ार करे। वो चला गया। पता चला कि डॉक्टर मरहम पट्टी कर चुका था, लेकिन ज़ख्मी अभी होश में नहीं था, खून दिया जा रहा था। मैंने ज़ख्मी के बड़े भाई को बुलाया और उससे वही सवाल पूछे जो मैं उसके बाप से पूछ चुका था। जवाब देने की बजाय उस शख्स ने अपने भाई का इंतकाम लेने की बातें शुरू कर दी। वो यहाँ तक कह गया कि आप तफ्तीश करें या ना करें, मैं उस शख्स को ज़मीन के नीचे से निकाल लाऊँगा जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाया। उस शख्स के अंदाज़ और रवैये से मैंने ये राय कायम की कि ये लोग शरीफों में से नहीं। मैंने ऐसा अंदाज़ इख्तियार कर लिया जैसे मैं भी उससे डरता हूँ। मैंने उससे कहा कि उसे तो मालूम होगा कि उसके भाई का दुश्मन कौन है। जो कोई भी है, उसकी लाश आपको मिल जाएगी। उसने जवाब दिया। मुझे नहीं बताओगे तो वो कौन है? मैंने डरे हुए, कमज़ोर से आदमी के लहजे में पूछा। आपको पता चल जाएगा। उसने मुझे वाक़ई डरा हुआ समझकर जवाब दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर ज़ोर से झंझोड़ा और कहा, तुम अपने बाप से नहीं, एक थानेदार से बात कर रहे हो। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम मुझसे जुर्म को छुपा रहे हो। कौन है वो? फ़ौरन बताओ। जिसे मेरे भाई ने तलाक दी थी, उसके भाइयों के सिवा और कौन हो सकता है? उसने जवाब दिया। 1 साल के बाद अब इंतकाम लेने की क्या सूझी है? मैंने पूछा। क्या उससे पहले उन्हें तुम्हारे भाई पर कातराना हमला करने का मौका नहीं मिला था? उनके सिवा हमारा कोई दुश्मन नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने महसूस कर लिया कि ये लोग अभी मगमूम हैं, भड़के हुए हैं, इसलिए उनसे अभी काम की बात निकलवाना मुश्किल है। मैंने उसे कहा कि अभी वो चला जाए, अपने दिमाग पर जोर देकर सोचे, इधर-उधर से पूछे उसके भाई का दुश्मन कौन है। 2 ढाई घंटे गुज़र गए थे, अभी ज़ख्मी होश में नहीं आया था। डॉक्टर ने पूरे यकीन के साथ कहा था कि वो जिंदा रहेगा। खून की काफी मिकदार दी जा चुकी थी और कोई भी जख्म मुल्क नहीं था। मुझे अस्पताल में ही रुकना पड़ा। थोड़ी देर के बाद खोजी मेरे पास अस्पताल में ही आ गया। उसने मौका वारदात पर और उससे कुछ दूर दूर तक जो खुरे देखे वो अपनी इस्तिलाहों में बयान किए। मैं उसको सिर्फ जरूरी खुरे सुनाता हूँ जो उसने वहां देखे थे। एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़मीन पर ऐसे निशान थे जिनसे पता चलता था कि ज़ख्मी पर हमला किया गया है। तो उसने मुकाबला करने की या बचने की कोशिश की। 2 खुरे साफ तौर पर मिले, एक मर्द का, एक औरत का था। ये उस ज़माने का एक ज़नाना सैंडल था। खुरों में मज़ीद सहूलत ये हो गई कि मर्द की दाएँ पाँव की जूती के नीचे तलवा मरम्मत कराया हुआ था। ये टुकड़ा अलग-थलग नज़र आता था। ये दोनों खुरे वहाँ तक गए जहाँ मैंने ज़ख्मी को पड़े देखा था। वहाँ से दोनों खुरे वापस चले गए और कच्ची ज़मीन से गुज़रकर पक्की गली में दाखिल हो गए। पक्की गलियों में खुरा तलाश करना आम तौर पर मुमकिन नहीं होता। अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी बहुत दिलचस्प है जो आपको आखिर तक सुनाई जाएगी।